It is high time that India and Pakistan iron out their differences over Kashmir and other issues. इडियम्स है ये आयरन आउट देयर डिफरेंसेस इसका हमें मतलब पता करना है और यह WBCS 1999 में यह आया था। देखो जब भी इडियम्स का मतलब आपको नहीं मालूम ना और अगर आपको सेंटेंस के अंदर में कोई इडियम को छुपा के दिया गया है, उसको हाईलाइट करके दिया गया है या फिर अंडरलाइन किया गया है, दिख रहा है मतलब सेंटेंस में यूज हुआ है, तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता हो ना, तब भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, एक सेंस को फ़ील कर सकते हो कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, जिसमें आपको मदद करेगा वो दिया हुआ वाक्य और गिवन ऑप्शंस भी आपको मदद करेगा। और आपको पता है तब तो फिर ठीक है, डायरेक्टली आप टिक लगा सकते हो। हम यहाँ मान के चलते हैं कि आयरन आउट देयर डिफरेंसेस का मतलब नहीं मालूम, हम अंदाज़ा लगाएँगे। देखो, इट इज़ हाई टाइम, यह उचित समय है दैट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को कश्मीर और बाकी मामलों में, बाकी मुद्दों में अब क्या कर लेना चाहिए? अपने डिफरेंसेस को, अपने विरोधाभास को, अपने अनबन को आयरन आउट कर लेना चाहिए, यानी कि अपने प्रॉब्लम्स का समाधान कर लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन आउट देयर डिफरेंस का मतलब फाइंड ए सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिक्सर गाइडेंस अ जर्नी टू एक्सलेंस। हम लोग इसी तरह का आज देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस जो WBCS के एग्जाम में आए हैं 1999 से लेकर 2021 यानी कि लास्ट ईयर तक। जितने भी WBCS के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इडियम्स के हैं, जो हम लोग देखने वाले हैं, और यह वीडियो होगा पार्ट 1 वीडियो। हम लोग जानते हैं कि WBCS के प्रिलिमिनरी एग्जाम में इंग्लिश बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले इंग्लिश का ही क्वेश्चन रहता है, उसमें इडियम्स और फ्रेजेस एवरी सेट ऑफ क्वेश्चंस में एवरी ईयर पूछा गया है। किसी में 2 बार, किसी में 3 क्वेश्चंस, किसी में 4, किसी में 5 भी पूछा गया है, मतलब आना ही आना है। इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल लाइटली ना लोगे। WBCS प्रिलिमिनरी एग्जाम 2020 जो होने वाला है, उसमें डायरेक्टली ये बेनिफिट करेगा। अदर देन दिस एग्जाम, जहां भी इंग्लिश का रोल, इंग्लिश अगर वो पार्ट आता है एग्जाम में, तो वहाँ मेजर रोल प्ले करेगा। एंड अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप अब मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में भी फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास का PPT चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PPT या PDF भी पा सकते हो इस क्लास का। चलो आज का क्लास को शुरू करते हैं, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। आयरन आउट देयर डिफरेंस का मतलब पूछा था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइंड ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, कीपिंग लेट आवर्स इन ऑफिस इज प्लेइंग हैवॉक विथ हिज हेल्थ। ऑफिस में देर तक रहना, देर घंटों तक रहना क्या रोल प्ले कर रहा है? हैवॉक का रोल प्ले कर रहा है मेरे, उसके हेल्थ पर, उसके शरीर पर, है ना, यानी उसका हेल्थ खराब हो रहा है, हैवॉक हो रहा है, कहने का मतलब डिस्ट्रॉय होना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रूइनिंग। रूइनिंग का मतलब ही वही होता है, रूइनिंग कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ हिज वेलफेयर प्रोजेक्ट एडेड अनदर फेदर इन हिज केप। ताज पर, केप पर, टोपी पर एक और फेदर जुड़ गया, लगा दिया। किसने? उसके सक्सेस ने, उसने जो वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाया था, कल्याणकारी नीतियाँ जो चलाया था, योजना चलाया था, उसका सक्सेस ने, वो सफल हो गया। इसी वजह से उस सफलता ने उसके टोपी पर, उसके ताज पर एक और फेदर, एक और पंख जोड़ दिया। तो फेदर जोड़ देना, फेदर इन वंस केप का मतलब होता है एक्चुअली में कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लेना, कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेना जिस पर आपको गर्व हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर बैंक अकाउंट वाज इन द ब्लैंक। ब्लैंक was in the black, blank पर दिया, I'm sorry, was in the black। तो देखो ब्लैक दिख रहा है, बैंक अकाउंट वगैरह भी दिख रहा है, तो आप लोग काला धन, स्विट्जरलैंड वाला, इंडिया वाला ये मत समझना। यहाँ पर इन द ब्लैक का एग्जैक्टली मीनिंग होता है मेकिंग अ प्रॉफिट। मेकिंग अ प्रॉफिट का मतलब इन द ब्लैक। तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में मेकिंग अ प्रॉफिट है, तो हैड अ क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस करने का मतलब प्रॉफिट ही होता है, क्रेडिट मींस प्रॉफिट। देखो कोई कोई इसका आंसर वाज केप्ट सीक्रेट लगाएगा, वही ब्लैक मनी वगैरह के चक्कर में। नहीं मेरे भाई, ये गलत आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूल हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। बहुत ही आसान सवाल है, नल एंड वॉइड, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका, इस इडियम का मीनिंग जानना है। तो नल एंड वॉइड मतलब क्या होता है? इनवैलिड हो जाना, अमान्य हो जाना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2001 में आया हुआ, द योर आर्गुमेंट आर ऑफ नो अवेल। तो नो अवेल का मतलब पूछ रहा है। देखो नो अवेल का मतलब होता है नॉट यूजफुल या नॉट हेल्पफुल भी कह सकते हैं, यानी कि कोई मदद ना मिलना। हेल्पलेस मत समझना, फिर इसका हेल्पलेस में कोई आंसर लगा देगा नॉट हेल्प, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो मेरे भाई। हेल्पलेस मतलब असहाय हो जाना, अकेला पड़ जाना, और नॉट हेल्पफुल का कहने का मतलब कोई मददगार नहीं होना। जैसे कि यहाँ कहने का मतलब योर आर्गुमेंट, तुम्हारा जो आर्गुमेंट है, युक्ति है, वाक्य है, बात है, वो बिल्कुल मददगार साबित नहीं हो रहा है, यानी कि बेकार है। नो अवेल कहने का मतलब बेकार है, यानी यूजलेस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेन सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बाय डिंट ऑफ इस फ्रेज का, इस इडियम का मतलब क्यों पूछ रहा है? तो बाय डिंट का मतलब होता है, बाय डिंट ऑफ का बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब बाय डिंट ऑफ, और वही मतलब बाय मीन्स ऑफ का भी होता है। ऑप्शन ए, के वजह से हिंदी में बोलेंगे। जैसे ही गेन सक्सेस, उसे सक्सेस मिला, उसे सफलता मिला हार्ड वर्क करने के वजह से। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत करने की वजह से, कठिन परिश्रम करने की वजह से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गिफ्ट ऑफ द गैव, ये मीनिंग पूछ रहा है, तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। नन कैन बी अ गुड ऑरेटर विदाउट द गिफ्ट ऑफ द गैव। कोई व्यक्ति भी एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, ऑरेटर का मतलब स्पीकर, वक्ता, गिफ्ट ऑफ गैप के बिना। कौन सा गैप के बिना, कौन सा गिफ्ट के बिना? गिफ्ट ऑफ गैप के बिना। तो यहां पर देखो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब आपको मालूम है नहीं मालूम, समझ लेते हैं। फिर भी आप गिवन ऑप्शंस और सेंटेंस की मदद से अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। गेस वर्क करो, पता चल जाएगा, करेक्ट आंसर हिट हो जाएगा। यहां पर क्या बात कर रहा है? ऑरेटर, ऑरेटर मतलब स्पीकर, बोलने वाला, यानी बातचीत करने वाला। कोई भी आदमी अच्छा बोलने वाला नहीं बन सकता है, अच्छा ऑरेटर नहीं बन सकता है गिफ्ट ऑफ द गैप के बिना। यानी जब तक उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप नहीं आएगा तब तक वो गुड ऑरेटर नहीं बन सकता। यानी किस मैटर में बात हो रहा है? ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पर बात हो रहा है बात करने का, यानी कि स्पीच का, बोलने का, स्पीकिंग का। तो ऑप्शन देखो सी में स्पीच का बात कर रहा है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। तो यही नहीं हो सकता आंसर? बिल्कुल यही आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का एक्चुअली मतलब होता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, यानी कि बातचीत करने में बिल्कुल महारत हासिल होना। मतलब इस तरह से बात करना कि आपको बिल्कुल फुसला देगा, वो मनवा देगा अपना बात को। ये एक क्वालिटी ही होता है एक स्पीकर का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने भाषण को वो इतना अच्छा प्रस्तुत करते हैं। ही इज रियली अ वेरी गुड ऑरेटर, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ वर्ल्ड। पूरे दुनिया के बड़े नेताओं में से एक हमारे मोदी जी एक बहुत ही अच्छे ऑरेटर भी हैं, क्योंकि कहने बोलने वाले, भाषण वाले व्यक्ति है। मतलब बहुत अच्छा भाषण देते हैं। जैसे कि जब भी वो भाइयों और बहनों या मित्रों कहते हैं तो देखते हैं ना ऑडियंस किस तरह से चिल्लाता है, उन खुशी का इजहार करता है बिकॉज ऑफ द फ्लुएंसी इन हिज स्पीच। अपने भाषणों में वो जो है उनका एक ताकत, तो उनको क्या है, उनके पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब है। समझ में आया? ही इज अ गुड ऑरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही स्टूड हिज ग्राउंड विथ फर्मनेस। स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है अपने स्थान पर बने रहना, डटे रहना, काबिज रहना। यानी ऑप्शन सी में देखो ये बात को कह रहा है, मेंटेन हिज पोजीशन, अपने स्थान को बरकरार रखना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज नॉट ग्रेट लॉयर बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। फिर से वही आ रहा है, गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑप्शन देखो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अभी अभी हम लोग बात की अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी बातचीत करने में, भाषण देने में महारत हासिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्क्रीन इज इन कैरेक्टर विद द रेस्ट ऑफ द फर्नीचर। जो पर्दा है वो कैरेक्टर में है विद द रेस्ट ऑफ द फर्नीचर, यानी कि बाकी फर्नीचरों के साथ। तो इन कैरेक्टर का क्या मतलब है मालूम? चलो हम जानते हैं कि इन कैरेक्टर का मतलब नहीं मालूम, फिर भी आप अंदाजा लगाओ तो। यानी कि जिस तरह का पर्दा है उसी तरह का फर्नीचर्स भी है, यानी कि दोनों में मैचिंग है, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखो कंट्रास्टिंग का मतलब तो ऑपोजिट होता है, तो ये तो एक्चुअली में इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो देखो इन कीपिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन कीपिंग का कहने का मतलब मैचिंग होना, एक जैसा होना, एक रूपता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट नोटिस इन हिम एनीथिंग आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब एक्चुअली होता है किसी तरह का इम्प्रॉपर या रॉन्ग
ठीक है, यानी कि कोई किसी तरह का अजीब-ओ-गरीब स्ट्रेंज थिंग्स या इम्प्रॉपर अनुचित या कोई गलती, ठीक है? मतलब मैंने उसके अंदर किसी भी तरह का आउट ऑफ द वे यानी किसी तरह का इम्प्रॉपरनेस या कोई गलती नहीं पाया, नहीं नोटिस किया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेंज मतलब अजीब-ओ-गरीब, थोड़ा अलग हट के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू प्रीडिसीसर। देखो, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू कहने का मतलब तुलना करने के लायक ही नहीं होना, यानी कि एकदम तुलना नहीं किया जाना। तो यहाँ कहने का मतलब है वह अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी तुलना करने योग्य नहीं है। तो नॉट टू बी नेम इन कंपैरिजन विथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इन द स्ट्रीट इज अपोज टू द आइडिया। सड़क का आदमी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैसे हम लोग बोलते हैं वो एक सड़क छाप लड़का है। सड़क छाप लड़का है कहने का मतलब उसका कोई अपना कोई खास क्वालिटी नहीं है, वो बड़ा आदमी नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं, बिल्कुल आम आदमी है, साधारण आदमी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा एवरेज ऑर्डिनरी। बेगर मत समझ लेना क्योंकि वो भी सड़क पर ही रहता है, यानी कि बिल्कुल जमीन वाला सड़क वाला आदमी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम मेड शॉर्ट वर्क ऑफ देयर ओपोनेंट। मेड शॉर्ट वर्क का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जल्दी से किसी चीज को करके निपटा लेना। जैसे कि यहाँ पर टीम ने अपने ओपोनेंट्स को जल्दी से निपटा लिया है ना, यानी कि हरा दिया, छुटकारा पा गया, यानी कि अपने ओपोनेंट्स को, अपने विरोधी दल को जल्दी से हरा दिया। तो ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर डिस्पोज्ड ऑफ क्विकली, यानी जल्दी से निपटारा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट्स विजिट वॉज कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब लास्ट एकदम 11वां घंटे में, यानी बिल्कुल आखिरी वक्त में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगे हाँ तो ये भी बात कर दूं, कॉल्ड ऑफ भी एक फ्रेज है, ठीक है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इसका मतलब एक्चुअली होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, कैंसल या विथड्रॉ, यानी रद्द कर देना या वापस ले लेना। जैसे द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक यानी कि जो बंदी था, हड़ताल, वो वापस ले लिया गया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इम्प्रूव्ड टैक्स कलेक्शन आर अ शॉट इन द आर्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। अब इन ऑप्शंस में आपको चुनना है। इस फ्रेज का क्या मतलब होता है? अ शॉट इन द आर्म। देखो सेंटेंस का मतलब समझो तो आपको पता चल जाएगा। क्लोज रेंज शॉट, अ शॉट गन ब्लास्ट, या ग्रेट इनकरेजमेंट, या आर्म्स लेंथ, क्या होगा? देखो, इम्प्रूव्ड टैक्स कलेक्शन ने क्या किया? कंट्री के इकोनॉमी को, देश के अर्थव्यवस्था को शॉट इन द आर्म किया। अब शॉट इन द आर्म का क्या मतलब हो सकता है? देखो, इम्प्रूव्ड वर्ड कब यूज होगा? इम्प्रूव हम लोग कब करते हैं? कोई कमी रहता है पहले, उसको हम लोग सुधार लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तब हम लोग बोलेंगे इम्प्रूव कर लेना। यानी टैक्स कलेक्शन में क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया है। तो इम्प्रूव किया गया है तो इसलिए रिजल्ट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना। तो गिवन ऑप्शंस में से थोड़ा अच्छा वाला बात कौन कह रहा है? तो ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं? देखो तो ऑप्शन सी में ग्रेट इनकरेजमेंट, यानी कि बढ़ावा देना और बढ़ाकर, इंक्रीज कर देना, बूस्ट कर देना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्चुअली में शॉट इन द आर्म का मतलब ही होता है बूस्ट या स्टिमुलस, कहेंगे ना, उत्तेजित करना, बढ़ावा देना, कैटलिस्ट का काम करना, है ना। अच्छा लगे हाँ तो एक और बता दूं, शॉट से ही रिलेटेड एक और फ्रेज होता है, यानी एक और इडियम होता है जिसको बोलेंगे हम लोग शॉट, ए शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क, इसका तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, अंधेरे में तीर मारना, यानी कि अंधाधुन कोई कल्पना करना, गेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही हैज बीन हियर फॉर इयर्स। वो यहाँ सालों से रह रहा है। एंड शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब। इसीलिए उसे पता होना चाहिए, उसे पता है इस जॉब के इन्स और आउट्स के बारे में, इस नौकरी के इन्स और आउट्स के बारे में। तो इन्स और आउट्स का क्या मतलब है इस इडियम का? देखो, इन का तो मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। अब अंदर बाहर को देख के कोई फटाक से लगा लेगा ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर, नहीं मेरे भाई, ये गलत उत्तर है। एंट्रीज और एग्जिट, अंदर बाहर, यहाँ भी बात कर रहा है, नहीं, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है ना, मीनिंग को आपको समझना होगा। वो सालों से यहाँ पर है, इसलिए उसे इस जॉब के बारे में क्या पता होना चाहिए? इन्स आउट करने का मतलब एवरीथिंग पता हो जाना चाहिए। तो इन्स आउट करने का मतलब एवरीथिंग। तो एवरीथिंग तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन तो देखो ऑल डिटेल से ही तो बात कर रहा है। ऑप्शन बी ऑल द डिटेल्स, यानी कि हर छोटी से छोटी बात भी उसे पता होना चाहिए, यानी कि इन्स एंड आउट्स करने का मतलब हर छोटी से छोटी बात, यानी एवरीथिंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेस्ड अ क्राइसिस एंड वाज इन फिक्स। देखो इन फिक्स का मतलब पूछ रहा है हमसे, तो इन फिक्स का मतलब देखो यहाँ क्राइसिस का बात हो रहा है ना। क्राइसिस मतलब क्या होता है? संकट, कोई मुसीबत। जब मुसीबत आता है तो लोग क्या होंगे? डिफिकल्ट अवस्था में पहुंचेंगे। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो, मीनिंग नहीं मालूम होगा तब भी सेंटेंस में देने का यही तो फायदा होता है। और डब्ल्यूबीसीएस में ज्यादातर सेंटेंस में यूज होता है। हाँ, कभी कभार डायरेक्ट इडियम पूछता है विदाउट सेंटेंस, इडियम ही दे देता है, एकदम 2-3 वर्ड का ग्रुप का वर्ड देगा और बोलेगा बिना सेंटेंस में यूज किए हुआ, तब तकलीफ होता है थोड़ा, क्योंकि उस वक्त जानना ही पड़ेगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और सेंटेंस में यूज होने से मीनिंग नहीं मालूम इन फिक्स का, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो भाई क्राइसिस का बात कर रहा है। ही फेस्ड क्राइसिस, उससे वो संकट का सामना किया, तो इसका मतलब वो मुसीबत में रहा होगा, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में रहा होगा, बैड सिचुएशन में रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन अ फिक्स का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्टी यानी इन अ बैड सिचुएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन 12, और देखो डब्ल्यूबीसीएस 2004 तक का मैं यहां पर उठाया हूं पार्ट 1 में। The speaker spoke in length in fine. He urged his audience to be patriotic. In fine का आपसे मतलब पूछ रहा है। मैं सेंटेंस का पूरा मतलब समझा दे रहा हूँ। स्पीकर ने, वक्ता ने, जो भाषण दे रहा उसने विस्तार से बताया, ठीक है, और ऑडियंस लोगों को, दर्शकों को, लोगों को अर्ज किया, आग्रह किया पेट्रियोटिक होने के लिए, देशभक्त होने के लिए। इन फाइन का एक्चुअली में मतलब होता है एक्चुअली में अंतिम में कोई बात को कहना, यानी इन कंक्लूजन। ऑप्शन डी यानी कि उसके भाषण का जो भी कंक्लूजन था वो था ये इन फाइन, यानी कि इन कंक्लूजन। हम लोग इसको और कह सकते हैं, फाइनली भी कह सकते हैं। फाइनली यानी कि अंत में वो क्या, ऑडियंस लोगों को पेट्रियोटिक होने का आग्रह किया। तो ये रहा हमारा 20 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने देखा इडियम फ्रेजेस, जो भी डब्ल्यूबीसीएस में आए हुए क्वेश्चन था 1999 से 2004 तक। ऑब्वियसली पार्ट 1 वीडियो है, और इसका पीपीटी पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू अ कमेंट इन फेवर ऑफ माई वीडियो एज वेल, और अपने दोस्तों को भी बताइए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एलिक्सर गाइडेंस। टाटा, बाय बाय।